राम राम भाई सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नोलॉजी अड्डा में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम ग्राम पंचायत अधिकारी के फुल सिलेबस को कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारा पंचायतों के वित्तीय स्रोत व कार्य योजना में 5 वीडियो हमने बना लिया है। ये छठा वीडियो रहने वाला है, जिसका टॉपिक रहेगा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण के लिए उठाए गए कदम। ये हमारा छठा टॉपिक है और जो पंचायतों के वित्तीय स्रोत चैप्टर है, ये 10 मार्क्स का था, जिसमें आज हम छठा टॉपिक कर रहे हैं। इसके बाद हम 2 से 250 क्वेश्चन का एमसीक्यू लाएंगे और पूरे 6 टॉपिक जो हमने पढ़े 6 वीडियोज में, इनका पूरा सार होगा, इनका पूरा निचोड़ होगा उसमें। और अगर वो 2 से 250 क्वेश्चन जो होंगे, कोई भी बंदा अगर उसे सॉल्व कर लेता है, समझिए 10 नंबर उसके पक्के हैं। तो हम बता दें, हमारे वीडियो पे लोग आते हैं, देखते हैं कम व्यूज है तो चले जाते हैं। कम व्यूज इसलिए है भाई क्योंकि ये नया चैनल है। मैं भी आप सभी की तरह तैयारी कर रहा हूं और मेरे यूपी ट्रिपल एससी पैट में 77 नंबर हैं, जिसके तहत मुझे भी ग्राम पंचायत अधिकारी के पेपर में बैठने का मौका मिला है। मैं भी आपकी तरह 66,991 बच्चों में से एक हूँ। तो जो मैं पढ़ रहा हूँ वही आपको पढ़ा रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ, यूट्यूब पे सबसे अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ। बाकी सब तो अपना धंधा चला रहे हैं, लेकिन मैं जो पढ़ रहा हूँ वही पढ़ा रहा हूँ। तो आपको इस वीडियोज को देखना चाहिए जो मैं बना रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, अपने लिए। ग्राम पंचायत अधिकारी का जो छठा चैप्टर रहने वाला है, ये छठा टॉपिक, इसको आज हम देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। हमने ऊपर के 5 देख लिया, आज हम छठा देखेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण के लिए उठाए गए कदम। ये कुल 6 टॉपिक 10 मार्क्स का है, जो ये 250 एमसीक्यू मैं लेके आऊंगा। इसमें आपके 10 मार्क्स अगर सारे के सारे क्वेश्चन आपने कर दिए तो आपके 10 मार्क्स पक्के हो जाएंगे, कहीं जाने वाले नहीं है 10 मार्क्स। इसी तरह से हम सारे चैप्टरों का कर रहे हैं। पीछे भी हमने वीडियो बनाई है, पूरी प्लेलिस्ट है ग्राम पंचायत अधिकारी फुल कोर्स के नाम से, उसमें वीडियो देख सकते हैं। और 2 एमसीक्यू हम पहले भी ला चुके हैं, ये तीसरा रहने वाला है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण हेतु उठाए गए कदम। क्या क्या कदम हो सकते हैं? किसी भी गांव में अगर आपको किसी गांव में लेके चलिए और वहां पर देखिए आप किस गांव के हैं, गांव के लोगों का सशक्तिकरण कैसे हो सकता है, आप अपने मन में सोचिए। तो आप सोचेंगे, अगर सरकार द्वारा जो भी कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, अगर वो सबको मिल सके तो सब मतलब बढ़ सकेंगे, सबका सशक्तिकरण हो सकेगा। तो सशक्तिकरण करने के लिए जो सरकार द्वारा कार्य चलाए जा रहे हैं, जो योजनाएं चलाए जा रहे हैं, अगर वो अंतिम पंक्ति में बैठे इंसान को मिल सके तो सबका विकास होना संभव है। तो इस वीडियो में छठे टॉपिक में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं, कैसे कैसे कदम उठाए जा रहे हैं कि लोग जो मुख्य धारा में नहीं आ सके हैं वह जुड़ सके, जो 17 सालों में मुख्य धारा से नहीं जुड़ सके और जुड़ सके। तो इस वीडियो में पूरा यही रहने वाला है, कौन कौन सा योजना गाँव में चलाया जाता है, किस प्रकार किनका लाभ होता है, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, पहला देखते हैं, अनुच्छेद से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जी। अनुच्छेद का हमने एक वीडियो बनाया था, जिसमें 243 से लेके 243 ओ तक जितने भी पंचायत से संबंधित अनुच्छेद हैं उनको हमने उसमें दिखाया था। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 243 जी क्या कहता है? पंचायतों के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने और इन योजना सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास के लिए योजना तैयार की जाएंगी। ठीक है, तैयार करने के लिए इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए पंचायतों को शक्ति व प्राधिकार प्रदान किए गए हैं। राज्य विधानमंडल विधि बना सकेगा, मतलब जो राज्य विधानमंडल है, पंचायत ऐसा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी का मामला है आर्टिकल 40 में। तो इस पे जो भी कानून बनाने का हक है वो केंद्र सरकार का ना होके आपके राज्य विधानमंडल का है। मतलब राज्य विधानमंडल मतलब राज्य का विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, चलते हैं देखते हैं। अनुच्छेद 243 एच जो है वो कहता है, राज्यों से बजटीय आवंटन, कुछ करों मतलब टैक्स राजस्व की साझेदारी, करों का संग्रहण और इससे प्राप्त राजस्व का अवधारण, केंद्र सरकार के कार्यक्रम और अनुदान, केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदान आदि के संबंध में उपबंध किए गए हैं। ये बात किसमें करी गई है? अनुच्छेद 243 एच में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं
अनुच्छेद 243 आई में क्या कहा गया, तो आई के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक वित्त आयोग का गठन करना। हर राज्य का एक अपना राज्य वित्त आयोग है, जैसे केंद्रीय वित्त आयोग होता है उसी तरह से राज्य वित्त आयोग है। केंद्रीय वित्त आयोग का आर्टिकल 280 है और राज्य वित्त आयोग का आर्टिकल 243 आई है, ताकि उन सिद्धांतों का निर्धारण किया जा सके जिनके आधार पर पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। तो राज्य का वित्त आयोग बनाना जरूरी है, जिससे कि पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए पर्याप्त जो वित्तीय संसाधन है, जिससे पैसा फंड मिल सके, इसकी उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। राज्य वित्त आयोग को हमने पहले भी देखा है, चौथे वीडियो में, तीसरे वीडियो में। तो आज फिर हल्का से इसको देखते हैं, इसमें सशक्तिकरण में इसका क्या काम है। तो पंचायतों की आर्थिक स्थिति त्वरित गति से सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुक्रम में प्रदेश के कुल करों की शुद्ध आय का 5.5%, मतलब जो राज्य सरकार ने सिफारिश करी है, राज्य वित्त आयोग ने राज्य सरकार से सिफारिश की है कि जो भी कर टैक्स वसूले जाएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, उसका 5.5% अंश किसको दिया जाएगा, तो पंचायतों को हस्तांतरित किया जाएगा। कितना किया जाएगा, 5.5%। जो भी कर, जैसे मान लो 100 करोड़ रुपए टैक्स वसूला गया, तो उसका 5.5% जो होगा वो पंचायतों को फंड दिया जाएगा। राज्य वित्त आयोग ने ऐसी सिफारिश राज्य सरकार से की है। वित्त वर्ष 2021-22 में राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत 6,60,000 लाख रुपए का आय व्यय का प्रावधान किया गया था ग्रामीण विकास के लिए, पंचायतों के लिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। और जो 15वां वित्त आयोग है, ये 15वां वित्त आयोग जो है केंद्र का है, और जो राज्य का वित्त आयोग चल रहा है अभी चौथा चल रहा है। ठीक है, तो 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत अब जो केंद्रीय वित्त आयोग है, इसने संस्तुति क्या करी है केंद्र सरकार से, पंचायती राज संस्थाएं हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में 9,75,200 लाख रुपए की धनराशि का आय व्यय हेतु प्रावधान किया था। इसमें 50% केंद्र की हिस्सेदारी है। तो केंद्रीय वित्त आयोग ने केंद्र सरकार से सिफारिश की, जिसमें 2020-21 वाले साल में 9,75,200 लाख रुपए की धनराशि का आय व्यय का प्रावधान किया गया था पंचायतों के लिए, जिसमें 50% केंद्र सरकार ने दिया था और 50% राज्य सरकार ने दिया था। और वित्तीय वर्ष 2021-22 में 7,20,800 लाख रुपए का आय व्यय का प्रावधान किया गया था, जिसमें भी 50% केंद्र की और 50% राज्य की जिम्मेदारी थी। और आपने देखा राज्य वित्त आयोग ने 2021-22 में कितना दिया, 6,60,000 लाख रुपए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 सशक्तिकरण हेतु प्रावधान में पंचायतों के वित्तीय क्या क्या उन्होंने किया। जो 2023-24 का उनका बजट आया, उसमें सशक्तिकरण के लिए उन्होंने क्या क्या प्रावधान किए। स्वच्छ भारत मिशन चलाया, ग्रामीण क्षेत्र में योजनागत वर्ष 2023-24 में 6,65,473 व्यक्तिगत शौचालय। कितने, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि अभी तक उत्तर प्रदेश में कितने शौचालय बनाए जा चुके हैं ODF स्कीम के तहत, स्वच्छ भारत मिशन स्कीम के तहत। तो आपका जवाब होगा 6,65,473 व्यक्तिगत, मतलब एक परिवार पे एक टॉयलेट बनाया जा चुका है। 330 विकास खंडों में प्लास्टिक मैनेजमेंट का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 330 विकास खंडों में 826 कुल विकास खंड, इसमें 330 में प्लास्टिक मैनेजमेंट का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना के हेतु 2,288 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई। कितने करोड़ की, 2,288 करोड़ रुपए की। ठीक है, इसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना। अब इसमें क्या होगा, इसके अंतर्गत पंचायतों के क्षमता संवर्धन, प्रशिक्षण एवं पंचायतों में संरचनात्मक ढांचे की उपलब्धता हेतु 622 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। ये सब बातें किस सन की हो रही हैं, तो आप देख रहे होंगे 2023-24 नए साल जो अभी चल रहा है, जो प्रेजेंट ईयर चल रहा है, इसमें सारी व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के लिए 622 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।
और मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना, इसमें मुख्यमंत्री पंचायत को प्रोत्साहित क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गांव का विकास हो सके, अच्छा विकास। इसमें जो उत्कृष्ट ग्राम पंचायत होंगे, उत्कृष्ट मतलब जो पिछले सालों में अच्छा कार्य जिसने करा होगा, उसके लिए सरकार ने 85 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। कितने? 85 करोड़ रुपए, मतलब एक्स्ट्रा उन गाँव में जाएंगे जो उत्कृष्ट हैं। कितने गांव होंगे उत्कृष्ट? 24 से 78 गांव ऐसे चुने जाएंगे जो उत्कृष्ट ग्राम पंचायत होंगे, उनके लिए अलग से 85 करोड़ रुपए दिया जाएगा। गांव में ई गवर्नेंस विस्तार करने हेतु डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना के लिए 4 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। गांव में ई गवर्नेंस मतलब जो कंप्यूटर पे काम होता है, इसीलिए पंचायत भवन में अब आप देखेंगे अपने गांव में तो एक वहाँ पंचायत सेवक की नियुक्ति की गई है, जिसका पूरा सैलरी से लेके हर चीज राज्य सरकार वहन कर रही है। वो कंप्यूटर पे सीसीटीवी लगा हुआ है, वहाँ उस पे कार्य सारा किया जा रहा है। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना चलाया गया है, जिसके लिए 4 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ठीक है। मैनुअल स्क्वेंजर मृत्यु क्षतिपूर्ति योजना हेतु 1 करोड़ 65 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। अगर कोई मृत्यु होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए भी 1 करोड़ 65 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है 2023-24 वाले बजट में। हमने 2023-24 के बजट को देखा, उससे पहले हम उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा जो हुई थी 2022-23 के अनुसार पंचायतों के सशक्तिकरण हेतु उठाए गए कदम को देखते हैं। पहले पिछले सालों का आर्थिक समीक्षा होता है, उसके बाद अगले साल का बजट बनता है। जो आर्थिक समीक्षा हुई 2022-23 के बजटों के अनुसार जो कार्य किए गए, उसका समीक्षा जब किया गया उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने पाया कि अगर ये किया जाए तो पंचायतों का सशक्तिकरण और अच्छे से हो सकता है। तो देखते हैं क्या क्या उन्होंने सोचा। प्रदेश की 77.73% ग्रामीण जनसंख्या, उत्तर प्रदेश में 77.73 जो है वो ग्रामीण जनसंख्या है 2011 वाले जनगणना के अनुसार। के सर्वांगीण विकास हेतु सरकार द्वारा ग्राम्य विकास और पंचायती राज 2 मंत्रालय काम करते हैं। जैसे ग्राम्य विकास का वो ग्राम विकास अधिकारी होता है, और पंचायती राज का ग्राम क्या है अभी जो हम तैयार करें, ग्राम पंचायत अधिकारी होता है। तो ग्राम पंचायत अधिकारी पंचायती राज का पोस्ट है, और जो ग्राम विकास अधिकारी है वो ग्राम विकास मंत्रालय का। तो ये दोनों मिलकर काम करते हैं ग्रामीण विकास के लिए। इनके द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ग्रामीण जनसंख्या की मूलभूत सुविधाओं के साथ रोजगार परक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मतलब जो मूलभूत सुविधा है, रोटी कपड़ा मकान, उसके अलावा रोजगार परक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। पंचायतों के उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रोत्साहित करने हेतु भारत सरकार केंद्र द्वारा वित्त पोषित द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत के लिए पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार योजना के तहत वित्तीय सहायताएं प्रदान की जा रही हैं। एक पुरस्कार योजना चलाया जा रहा है। अगर कोई गांव अच्छा काम कर रहा है, उत्कृष्ट गांव है, उत्कृष्ट कोई कार्य कर रहा है, जो सबसे अलग कार्य कर रहा है, तो उसके लिए पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार योजना चलाया गया है, जिसके तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। अगर आपका गांव अच्छा कार्य कर रहा है, प्राइमरी स्कूल को मतलब अच्छा बना रहा है, उसमें अच्छी पढ़ाई करवा रहा है, या गांव में लाइटें सड़क की व्यवस्था अच्छी कर रहा है, तो अगर उत्कृष्ट गांव में चुना जाता है तो उसको पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार योजना दिया जाएगा, जिसमें वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी उसे। ठीक है, ये आर्थिक समीक्षा में बात की गई। और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 में ग्राम्य विकास की प्रगति के प्रयासों का विवरण क्या था, आर्थिक समीक्षा में इसको देखते हैं। त्वरित आर्थिक विकास योजना का उद्देश्य प्रदेश में विकास कार्यों को त्वरित गति से कार्यान्वित करना है। त्वरित आर्थिक विकास मतलब जो प्रेजेंट में चल रहा है उस हिसाब से तुरंत। मनरेगा योजना अंतर्गत वर्ष 2021-22 में 26 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया गया था। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 32 करोड़ मानव सृजन किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। 2021-22 में 26 करोड़ मानव दिवस सृजन किया गया था, और जो 2022-23 में है 32 करोड़ मानव दिवस सृजन करने का मतलब लक्ष्य रखा गया है। मतलब 2021-22 में पूरे उत्तर प्रदेश में 26 करोड़ मानव दिवस सृजन किया गया था, और 2022-23 में 32 करोड़ मानव दिवस सृजन करने का लक्ष्य बनाया गया है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो है, मुख्यमंत्री द्वारा जो योगी आदित्यनाथ द्वारा जो
मुख्यमंत्री आवास योजना है उसके अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 से अब तक 1,02,000 लाख आवासों का निर्माण पूर्ण कराया जा चुका है। ठीक है, मतलब 102 लाख आवासों का निर्माण कराया जा चुका है पूरे उत्तर प्रदेश में 2018-19 से। 17 में सरकार बनी थी योगी की, उसके बाद 18-19 से लेकर 1,02,000 लाख आवास का निर्माण कराया जा चुका है। उसके बाद देखते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो ये जो भारतीय जनसंघ के संस्थापक रहे हैं। योजना अंतर्गत देश भर में 300 ग्रामीण विकास क्लस्टरों का सृजन किया जाना है, जिसमें उत्तर प्रदेश में 3 चरणों में कुल 16 जनपदों में 19 क्लस्टर चयनित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में कितने करे गए हैं? 3 चरणों में 16 जनपद में 19 क्लस्टर, जिनका विकास श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन होगा। जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो थोड़ा सा मतलब बस्ती टाइप का, नगर टाइप का बन रहा है, उसको अर्बन मिशन के तहत उसका विकास किया जाएगा, जहाँ पर बैंक होंगे और सारी शहर वाली छोटी छोटी फैसिलिटी वहाँ दी जाएंगी, जिसमें उत्तर प्रदेश के 16 जनपदों में 19 क्लस्टर चुने गए हैं। इसके बाद स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण क्षेत्र में चलाया जा रहा है, इसकी योजना अंतर्गत वर्ष 2022-23 में 6,65,473 व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण हेतु 12,000 रुपए तथा 1,460 सामुदायिक शौचालय हेतु 3 लाख रुपए तक का अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। जैसे हमारे गांव में ये जो सामुदायिक शौचालय है बनाया जा चुका है, ठीक है, ऐसे 1,460 सामुदायिक शौचालय बनाए जाएंगे। कुल गांव तो उत्तर प्रदेश में पंचायत 57,000 है, लेकिन अब 1,460 में चुना गया है जिनमें सामुदायिक शौचालय बनाया जाएगा। और 6,65,473 पर्सनल जो व्यक्तिगत रूप से लोगों को दिए गए हैं 12,000 रुपए वाले शौचालय बनाए जा चुके हैं। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना अंतर्गत पंचायतों के क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण एवं पंचायतों में संरचनात्मक ढांचे की उपलब्धता हेतु कार्य कराए जा रहे हैं। मतलब राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत उनका विकास, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जा रहा है। इस प्रकार के कुछ कार्य ग्राम पंचायत में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत कराया जा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में ग्राम्य विकास के कार्यक्रम योजनाएं क्या क्या चलाई जा रही हैं। इसको आप देखें, यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से ग्राम्य में विकास के लिए कार्यक्रम योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो उत्तर प्रदेश ग्राम विकास के लिए निम्नलिखित कार्यक्रमों योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इसमें कौन कौन से हैं, कुछ तो आप जानते होंगे और कुछ नहीं जानते होंगे। पहला, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा। इसके बारे में आपने सबने सुना होगा। पहला तो ये चलाया जा रहा है। उसके बाद उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन, इसे आप नहीं जानते होंगे, दूसरा ये चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना जानते होंगे आप, मुख्यमंत्री आवास योजना भी जानते होंगे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी जानते होंगे, जिसके तहत गाँव में गाँव से जोड़ने वाली रोड बनाई जा रही है, पंचायतों को पंचायतों से जोड़ने वाली। सामुदायिक विकास योजना है, इस योजना के अंतर्गत सामुदायिक कार्यक्रम जो बारात घर, अंत्योष्टि स्थल, ग्रामीण सामुदायिक शौचालय, इन सब का विकास किया जा रहा है। उसके बाद विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि, विधायक निधि से भी कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में कराया जाता है। और बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना भी ग्रामीण में चलाया जा रहा है। तो इसके तहत ये 8 हैं जो कि ग्राम्य विकास द्वारा कार्य कराए जा रहे हैं, योजनाएं चलाई जा रही हैं उत्तर प्रदेश में, जिससे कि लोगों का सशक्तिकरण हो सके। ठीक है, अब इस पे देखते हैं मनरेगा से कितना फायदा हुआ, दीनदयाल अंत्योदय योजना से कितना फायदा हुआ, इस पे देखते हैं। तो मनरेगा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में नवंबर 2022 तक व्यय धनराशि 7,73,440 रुपए रही उत्तर प्रदेश में। 7,73,440 लाख रुपए का खर्च हुआ मनरेगा में। उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा जो 2022-23 में हुआ था, उसके अनुसार प्रदेश में मनरेगा मजदूरी दर 213 रुपए प्रति मानव दिवस निर्धारित है। कितना है? 213 रुपए प्रति मानव दिवस को दिया जाता है। हर जो इंसान कार्य करता है उसको 213 रुपए दिए जाते हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एनआरएम द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें क्या है, भारत सरकार द्वारा संचालित बड़े पैमाने पर समुदाय द्वारा संचालित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों के कम से कम एक महिला सदस्य को समूह एवं अन्य सामुदायिक संस्था के माध्यम से संगठित कर उन्हें स्वावलंबी बनाना है। दीनदयाल अंत्योदय योजना का जो मतलब पंक्ति में आखिरी में खड़े हैं उनको स्वावलंबी बनाना लक्ष्य है इस योजना का। ठीक है। वर्तमान में ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा प्रदेश के 75 जनपदों के 826 विकास खंडों में इंटेंसिव स्ट्रेटेजी के तहत योजना कार्यान्वित है। इंटेंसिव स्ट्रेटेजी के तहत जो योजना है ग्रामीण आजीविका मिशन चलाया जा रहा है पूरे के पूरे 826 ब्लॉकों में। मिशन अंतर्गत बजट व्यवस्था में भारत सरकार का 60% और राज्य सरकार उत्तर प्रदेश सरकार का 40% हिस्सा लगाया जा रहा है। किस मिशन में? ग्रामीण आजीविका मिशन में 60% केंद्र सरकार का और 40% आपके उत्तर प्रदेश सरकार का। उसके बाद देखते हैं महिला किसान सशक्तिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 8.8 लाख महिला किसानों को 75 जनपदों में सतत कृषि पद्धतियों एवं गुणात्मक पशुपालन पर प्रशिक्षण दिया जा चुका है। 8.8 लाख महिला किसानों को जो कि ट्रेनिंग दी जा रही है किसके बारे में? गुणात्मक पशुपालन पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है उन्हें, और कृषि का कैसे विकास हो, क्या बोया जाए, क्या लगाया जाए खेतों में जिससे आमदनी बढ़ाई जा सके, इस पर ट्रेनिंग दिया जा चुका है 75 जनपदों में 8.8 लाख महिला किसानों को। इसके बारे में तो हमें पूरी जानकारी नहीं है कि हमारे गांव में किसी को ऐसा ट्रेनिंग दिया गया, लेकिन सरकार द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और फिर जो स्वयं सहायता समूह होती हैं वो कृषि आजीविका अंतर्गत महिला कृषकों द्वारा पोषण सुरक्षा एवं आर्थिक उन्नयन हेतु 75,065 प्रेरणा पोषक वाटिका का निर्माण एवं वर्तमान में 2085 उचित दर दुकान का प्रबंधन किया जा रहा है। उचित दर दुकान क्या होता है? जो राशन की दुकान होती है, जो कोटा होता है, 2085 और बनाए जा रहे हैं। दुकान संचालन से प्रति समूह औसतन 50,000 से 70,000 रुपए की मासिक आय का सृजन किया जा रहा है। ठीक है। 75,065 प्रेरणा पोषण वाटिका बनाया जा रहा है और उसके अलावा 2085 जो अलग से नए दुकान खोले जा रहे हैं। अब SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंतर्गत ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज के संकेतक क्या है, इसको समझते हैं। दोनों मंत्रालयों में जो कार्य किया जा रहा है गांव में, इसके जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, फिर सतत विकास है, जो लगातार विकास हो रहा है, कैसे संपूर्ण विकास, समग्र विकास किया जा सके, इसके बारे में इन दोनों का SDG क्या कहता है, तो देखते हैं कितना बढ़ा है कितना घटा है, इनके बारे में हम समझते हैं। तो मनरेगा के अंतर्गत रोजगार प्राप्त परिवारों का प्रतिशत बढ़ा है घटा है, इनमें ये SDG में ये सब संकेतक हैं। इससे हम पता लगा सकते हैं ग्रामीण में क्या विकास हो रहा है। स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत आच्छादित परिवारों का प्रतिशत बढ़ा कि घटा, इस पे हम पता लगा सकते हैं। आवासीय योजनाओं के अंतर्गत आच्छादित परिवारों की संख्या को चेक किया जा सकता है। स्वच्छ जल के अंतर्गत आच्छादित परिवारों का प्रतिशत चेक किया जा सकता है। व्यक्तिगत शौचालय योजना के अंतर्गत आच्छादित परिवारों का प्रतिशत चेक करके मतलब कितने लोगों का बना कितने का नहीं बना, इससे हम एक संकेत लगा सकते हैं कि गांव में विकास हो रहा है कि नहीं। पाइपलाइन जो पेयजल है, हर घर जल वाला पाइपलाइन पेयजल के अंतर्गत हम पता कर सकते हैं कितनी बस्तियों में पानी पहुंचा कितने में नहीं पहुंचा। अब हम आते हैं इस चैप्टर के मेन टॉपिक पे, पंचायत सशक्तिकरण पे। इसके लिए उत्तर प्रदेश ने ऊपर तो हमने देखा कि इतने कार्यक्रम चलाए गए ग्रामीण विकास के लिए। अब पंचायत सशक्तिकरण के लिए क्या पर्सनल किस रूप से पंचायतों का सशक्तिकरण कैसे किया सकता है। सरकार उन्हें इनाम देती है, अगर आपका गांव उत्कृष्ट होता है तो उनको और फंड दिया जाता है, और पंचायतें जो भी मांग करती हैं सरकार से उसको पूरा करने की कोशिश करती है। तो उत्तर प्रदेश पंचायत सशक्तिकरण हेतु निम्नलिखित महत्वपूर्ण योजनाओं का संचालित किया जा रहा है, हम इसको देखते हैं। सबसे पहले तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट हुआ था, ये सबसे बड़ा सशक्तिकरण का परिभाषा है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। नहीं तो लोग एक लोटा लेके खेतों में जाया करते थे, अब जो व्यवस्था दे दी गई है सरकार द्वारा कि कोई खेतों में अब खुले में शौच करते हुए नहीं दिखता है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2 अक्टूबर 2014 से प्रारंभ किया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य प्रदेश को खुले में शौच मुक्त कर ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार लाना है। जीवन स्तर में सुधार कैसे होता है? अगर आप
खुले में शौच नहीं करेंगे तो जो मक्खियाँ वहाँ बैठती हैं आपके मल पे, तो वो घरों में आती हैं, तो बीमारियां नहीं फैलाई जा सकती, क्योंकि अब वो बाहर कोई खुले में शौच कर ही नहीं रहा। वर्ष 2018-19 में प्रदेश के समस्त जनपदों द्वारा स्वयं को खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया गया है। 2018-19 में ही 75 के 75 जिलों ने अपने आप को खुले में शौच मुक्त कर दिया है। मतलब हर घर में शौचालय बनाया जा चुका है। हर घर में शौचालय बनाया जा चुका है। योजना में व्यक्तिगत शौचालय के लिए 12,000 रुपये दिए जाते हैं, जिसमें केंद्रांश 60% और राज्य का 40% लगाया जाता है, क्योंकि ये केंद्र सरकार की पॉलिसी है। स्वच्छ भारत मिशन, मोदी जी की सरकार आई थी 2014 में, उसी टाइम 2 अक्टूबर बापू के जन्मदिन पर मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान मिशन चलाया था। इसलिए इसमें केंद्र सरकार 60% रुपया 12,000 में, 72,272 रुपये केंद्र सरकार, और जो बाकी बचा 4800 रुपये वो राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। तो हमने समझा पहले मिशन को, स्वच्छ भारत मिशन को। अब हम अगले कार्यक्रम को देखते हैं, जिसमें ग्रामीण पंचायत सशक्तिकरण हो सकता है। दूसरा है बहुउद्देशीय पंचायत भवन जिला योजना। इस जिले का योजना है कि बहुउद्देशीय पंचायत भवन बनाया जाएगा, जिसमें कई कार्य किए जा सकते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 19.96 करोड़ रुपए का आय व्यय प्रावधान किया गया है, जिसके सापेक्ष धनराशि 12.08 करोड़ व्यय किया जा चुका है। 19.96 करोड़ का आय व्यय मतलब प्रावधान किया गया है, जिसमें से 12 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है पंचायत भवनों को बनाने में। वर्ष 2022-23 में लक्षित 113 बहुउद्देशीय पंचायत भवनों के सापेक्ष 109 पंचायत भवनों पर कार्य आरंभ किया जा चुका है। मतलब 113 कुल बनाने हैं, इसमें से 109 पर तो जमीन आवंटन करा के कार्य भी शुरू किया जा चुका है। मतलब कितने तेजी से विकास हो रहा है बहुउद्देशीय पंचायत भवन का, तो इससे आप समझ सकते हैं। इसके बाद तीसरा है मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार। अब पुरस्कार से क्या होता है, अगर कोई गांव अच्छा कार्य करता है तो सरकार उसे पुरस्कार देती है, तो गांव और अच्छा काम करता है, और उस गांव का जब नाम होता है जिले में, प्रदेश में, तो और अच्छा काम करने के लिए मजबूर हो जाता है। योजना पंचायतों को उत्कृष्ट कार्यों हेतु प्रोत्साहित एवं पुरस्कृत करने हेतु मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना का संचालन वर्ष 2017-18 में किया गया। उस समय सरकार बनी योगी आदित्यनाथ की, उसी टाइम से यह मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार शुरू किया गया। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष धनराशि की उपलब्धता के अनुसार ग्राम पंचायतों को प्रथम, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम श्रेणियों से पुरस्कृत किया जाता है। इसमें द्वितीय मिस हो गया है, मतलब 5 लोगों, 5 पंचायतों को पुरस्कृत किया जाता है जो उत्कृष्ट कार्य कर रहे होंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री पंचायत पुरस्कार योजना, ये था मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना, और दूसरा है मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना। ठीक है, इसको देखते हैं। यह योजना वर्ष 2016-17 से पंचायतों में ई गवर्नेंस स्थापना के लिए उद्देश्य शुरू की गई थी। मतलब पंचायतों में ई गवर्नेंस, मतलब पंचायतों का सारा काम कंप्यूटर पे हो, इसके लिए इस योजना का निर्माण किया गया था। यह योजना पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित योजना है, जिसके अंतर्गत मुख्यतः पंचायतों में ई गवर्नेंस की स्थापना में राज्य स्तर पर राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई में तकनीकी परामर्शी कर्मियों की सेवाओं के साथ ई गवर्नेंस कार्य हेतु सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कार्य एवं प्रशिक्षण करने की व्यवस्था है। मतलब इसमें पूरा राज्य सरकार द्वारा पैसा लगाया जाता है, और उनकी कोशिश से सॉफ्टवेयर ऐसा डेवलप किया जाए जिससे जो भी डेटा डाला जाए वो डायरेक्ट सरकार को पता चल सके और ग्रामीण गाँव में विकास हो सके अच्छे से। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में रुपए 4.05 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है, जिसके सापेक्ष धनराशि रुपए 2.12 करोड़ का व्यय किया जा चुका है। मतलब 4 करोड़ लगभग फंड दिया गया है, जिसमें 2 करोड़ लगाया जा चुका है। मतलब कई ग्राम सभाओं, ग्राम पंचायतों में कार्य हो चुका है। पंचायतों के सुदृढ़ीकरण मतलब मजबूती के लिए दृष्टि से ई गवर्नेंस की स्थापना हेतु राज्य मंडल स्तर पर तकनीकी रिसोर्सेज अकाउंटेंट की तैनाती की गई है। वही पंचायत सेवक जो है, इसके लिए ई गवर्नेंस की स्थापना की गई है और वही उसे संभालता है। मंडल स्तर पर ब्लॉक में कम से कम 3-4 क्लर्क होंगे, ग्राम विकास में, पंचायती राज मंत्रालय में। ठीक है, इसके बाद 5वां है ग्रामीण अंत्येष्टि स्थल जिला योजना।
ग्रामीण में अंत्येष्टि स्थल जैसे हिंदुओं के लिए शमशान घाट और मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान बनाना, इसकी व्यवस्था सरकार कर रही है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अंत्येष्टि स्थलों के विकास एवं अस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अंत्येष्टि स्थलों का विकास किया जा रहा है। प्रति अंत्येष्टि स्थल की लागत ₹24.36 लाख शासन द्वारा निर्धारित किया गया है। मतलब 24.24 लाख लगभग रुपए अंत्येष्टि स्थल के लिए दिया जाएगा राज्य सरकार द्वारा कि अंत्येष्टि स्थल बनाए, जैसे नदी के किनारे जो मतलब लाशों को, शव को फूका जाता है, उस पर रोक लग सके और नदियां साफ हो सके। जिस योजना के अंतर्गत अंत्येष्टि स्थल के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में आवंटित समस्त धनराशि ₹99.876 करोड़ PFMS के माध्यम से संबंधित ग्राम पंचायतों के खाते में हस्तांतरित की जा चुकी है एवं ग्राम पंचायतों में समस्त स्थलों पर कार्य प्रारंभ है। जिस जिस गांव में फंड गया है अंत्येष्टि स्थल के लिए, उस गांव में कार्य शुरू हो चुका है। 99 मतलब लगभग 100 करोड़ रुपए भेजा गया है पूरे 75 जनपदों में, जो भी 57,000 ग्राम पंचायत हैं उनमें। इसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान क्या है और इससे सशक्तिकरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पंचायतों एवं ग्राम सभा की क्षमता व प्रभावशीलता में अभिवृद्धि तथा उनके सुदृढ़ीकरण के लिए की जाने वाले उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना को केंद्र पूर्व निधानित योजना के रूप में 60-40 के जो परसेंटेज है, 60% जो देगा केंद्र सरकार और 40% देगा राज्य सरकार, उस अनुपात में वित्तीय अनुपात वर्ष 2018-19 से संचालित किया जा रहा है। मतलब 2018-19 से कार्यक्रम चलाया जा रहा है केंद्र सरकार के 60% रुपयों के साथ और राज्य सरकार के 40% रुपयों के साथ। पंचायतों में ई गवर्नेंस की स्थापना हेतु विभिन्न सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को ई ग्राम स्वरोजगार के एकीकृत पोर्टल के माध्यम से संचालित किया जा रहा है, जिससे कि ग्राम पंचायतों में नियोजन कार्यों के क्रियान्वयन तथा लेखा जोखा का अनुश्रवण किया जा सके। ई गवर्नेंस की बहुत जरूरत है सरकार को, जिससे सही डेटा उनको पता लग सके, इसलिए जियो टैग की व्यवस्था की गई। जहाँ कार्य हो रहा है डायरेक्ट उसका फोटो भेजा जाए लखनऊ, तो वो फंड दिया जाता है आगे। इसके बाद राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान मार्च 2022 में प्रदेश के द्वारा निर्वाचित ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत प्रमुख एवं जिला पंचायत अध्यक्ष तथा त्रिस्तरीय पंचायतों को राज्य वित्त आयोग की आवंटित धनराशि से सहायता प्रदान किए जाने हेतु पंचायत कल्याण कोष स्थापित किया गया है। क्या स्थापित किया गया मार्च 2022 से? तो एक पंचायत कल्याण कोष बनाया गया है, जिसमें ये जो ग्राम प्रधान गांव में ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष है, इनको राज्य वित्त की आयोग आवंटित धनराशि सहायता प्रदान किए जाने हेतु एक पंचायत कल्याण कोष का गठन किया गया है। उसके बाद देखते हैं पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार योजना क्या है। तो पंचायतों को उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रोत्साहित करने हेतु भारत सरकार, केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार हेतु जिला पंचायत को 50 लाख, क्षेत्र पंचायत को 25 लाख और ग्राम पंचायतों को 8 से 15 लाख की धनराशि से प्रत्येक वर्ष पुरस्कृत किया जाएगा। किन गाँव को पुरस्कृत किया जाएगा? तो जो उत्कृष्ट गाँव होंगे इनमें से उनको जिला पंचायत पूरे जिला को 50 लाख और क्षेत्र पंचायत ब्लॉक प्रमुख को दिया जाएगा तो 25 लाख और ग्रामीण ग्राम पंचायतों को 8 से 15 लाख रुपए। उसके बाद पहला तो हो गया दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, दूसरा है नानाजी देशमुख गौरव ग्राम सभा पुरस्कार। इसमें ग्राम सभा को ₹10 लाख की धनराशि से प्रत्येक वर्ष पुरस्कृत किया जाता है। जो भी उत्कृष्ट गांव चुने जाएंगे राज्य सरकार द्वारा, उनको ये नानाजी देशमुख गौरव ग्राम सभा पुरस्कार दिया जाएगा। उसके बाद बाल मैत्रिक पंचायत पुरस्कार है एवं ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार है, जिसमें 5 लाख की पुरस्कार धनराशि प्रत्येक वर्ष पुरस्कृत किया जाता है, जो भी गांव उत्कृष्ट कार्य उत्कृष्ट गांव में चुना गया होगा। उसके बाद अन्य कार्य हैं जिससे ग्रामीण ग्राम पंचायतों का सशक्तिकरण हो सकता है। उनमें पंचायत के प्रभावी तरीके से कार्यों के संपादन, ग्राम पंचायत की नियत समय पर नियमित बैठकें पंचायत कार्यालय में हो, इसके दृष्टिगत प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय की स्थापना की जा रही है। ग्राम सचिवालय की स्थापना की जा रही है पंचायत भवन की, जिससे हर महीने ग्राम पंचायत की ग्राम सभा की बैठक हो सके। इससे भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्लानिंग होगी वो सशक्तिकरण के लिए उपयोगी होगी।
समस्त ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्षों एवं समस्त सचिवों को डिजिटल हस्ताक्षर बनवाए दिए गए हैं। मतलब सबका एक एक डोंगल बनाया गया है तथा समस्त धनराशियों का हस्तांतरण डिजिटल माध्यम से ही किया जाएगा। मतलब अगर आप डोंगल लगाएंगे, जो डोंगल बनाया गया है डिजिटल हस्ताक्षर वाला, उसी के माध्यम से आपका पैसा हस्तांतरण होगा, निकाला जा सकेगा, आहरण हो सकेगा। ठीक है, ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं की गई है जिसमें भ्रष्टाचार में कमी लाई जा सके। केंद्रीय वित्त एवं राज्य वित्त आयोग की संक्रमित धनराशि से पंचायतों में ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अनुरक्षण व बाल मरम्मत, आंगनवाड़ी भवनों का सुदृढ़ीकरण एवं बाल मैत्री शौचालयों का पुनरुद्धार कराया गया है। अगर आप अपने गांव में प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, जो भी विद्यालय है, आंगनबाड़ी है, उस भवनों को, डिस्पेंसरी है उनका, अगर आप सही से व्यवस्था करते हैं तो आपका गांव भी उत्कृष्ट पुरस्कार योजना के लिए लाभान्वित हो सकता है और उनके विकास से जो भी सशक्तिकरण होगा वो ग्रामीण क्षेत्रों में साफ देखा जा सकता है। समस्त ग्राम पंचायतों में केंद्रीय वित्त आयोग की धनराशि से सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराते हुए निर्मित सामुदायिक शौचालयों को स्वयं सहायता समूह को अनुरक्षण व संचालन हेतु हस्तांतरित किया गया है। जो गांव में आपके स्वयं सहायता समूह हैं, सामुदायिक शौचालय बनाने के बाद उनको हैंडओवर किया गया और उनकी जिम्मेदारी है कि उस शौचालय को अच्छी तरीके से वो रखें। आपने यहाँ वीडियो देखा, ये हमारा चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है। जो छठा चैप्टर था हमारा पंचायतों के वित्तीय स्रोत व कार्य योजना, इसमें हमने 6 के 6 टॉपिक को देखा। जो हम कल वीडियो लाएंगे उसमें 200 से 250 MCQ होंगे और ये 6 के 6 टॉपिक का सार होगा। अगर आपने पहले वीडियो देखी है, फिर अगर आप MCQ करेंगे तो आप आसानी से MCQ सॉल्व कर पाएंगे। और अगर वो 200 से 250 MCQ आप कर देते हैं तो आपको एग्जाम में जो 10 मार्क्स है इसको लाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। कल की वीडियो के लिए आप इंतजार करिए। कल हम 200 से 250 क्वेश्चन MCQ के लेके आएंगे और तब आपको वीडियो में मिलेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, जैसे सभी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।